सोचिए एक पिता जिसके पास दुनिया भर की डिग्रियां हैं, जो एक पीएचडी होल्डर है जिसने हमेशा अपनी क्लास में टॉप किया। बिल्कुल। लेकिन वो जीवन भर पैसों की तंगी से जूझता रहा। और दूसरी तरफ एक और पिता है जो सिर्फ 8वीं पास है। अच्छा। हाँ, जिसने कभी कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। बिल्कुल, मतलब सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना। बिल्कुल, एकदम किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा। हाँ। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम इसी सच्चाई को खंगालने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की एक बहुत ही दिलचस्प ऑडियो बुक समरी है। और ये समरी सच में बहुत सी आंखें खोलने वाली बातें सामने लाती हैं। एकदम सही। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये रटना नहीं है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बल्कि उस मानसिकता को, उस माइंडसेट को डिकोड करना है जो या तो किसी इंसान को हमेशा गरीबी के चक्र में फंसाए रखता है या फिर उसे पूरी तरह से आर्थिक आजादी तक ले जाता है। असल में ये शुरुआत ही हमारी सबसे पुरानी धारणा पर गहरी चोट करती है। मतलब बचपन से हम सबको यही सिखाया जाता है ना कि एक सीधा सा समीकरण है, अच्छी पढ़ाई करो, शानदार डिग्रियां लो और जीवन पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। हाँ, हर घर में यही तो कहा जाता है। बिल्कुल, ये विचार बहुत ही सुकून देता है। लेकिन जब असल दुनिया के खर्चे, टैक्स और ईएमआई सामने आते हैं तो वो सुरक्षित रास्ता अचानक बहुत धुंधला हो जाता है। सही कहा। यहाँ हम केवल पैसे कमाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन रोजमर्रा की आदतों और फैसले लेने के तरीकों का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं जो ये तय करते हैं कि कोई इंसान जीवन भर रैट रेस में दौड़ेगा या एक दिन आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इन दोनों पिताओं की कहानी से सीधा उनकी सोच के तरीके पर आते हैं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत असरदार बात बताई गई है कि ये दोनों पिता खुद से किस तरह के सवाल पूछते थे। वो सवालों वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जो पढ़े लिखे लेकिन हमेशा आर्थिक रूप से परेशान रहने वाले पिता थे, जिन्हें पुअर डैड कहा गया है, उनका एक सीधा सा तकिया कलाम था, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है, बात वहीं खत्म। बिल्कुल। वहीं जो रिच डैड थे, उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। वे कभी हार नहीं मानते थे, बल्कि वे खुद से पूछते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं? एक छोटा सा बदलाव। हाँ, ये बस कुछ शब्दों का हेरफेर लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी मशीन का स्विच अचानक बंद कर दिया जाए। मतलब जब ये मान लिया गया कि कुछ नहीं हो सकता, तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। दिमाग के सारे दरवाजे बंद, एकदम बंद। लेकिन दूसरी तरफ, मैं इसे कैसे अफोर्ड करूं, ये खुला सवाल है। ये ठीक वैसा है जैसे उसी बंद मशीन का स्विच फिर से ऑन कर दिया जाए और मशीन पूरी ताकत से समाधान ढूंढने में लग जाए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये दिमाग के काम करने के तरीके का पूरा विज्ञान है। अच्छा, वो कैसे? जब कोई कहता है मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो असल में अपने दिमाग को आराम करने का आदेश दे रहा होता है। वो एक पूर्ण विराम है। दिमाग सोचता है कि चलिए फैसला हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी दिमाग को। बिल्कुल। स्रोत में एक नई बाइक खरीदने का बड़ा सटीक उदाहरण दिया गया है। इस बाइक वाले उदाहरण से माइंडसेट का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। वो शोरूम वाला उदाहरण? हाँ, वही। गरीब सोच वाला व्यक्ति जब शोरूम में कोई नई शानदार बाइक देखता है तो वो बस अपनी जेब टटोलता है, बैंक बैलेंस याद करता है और कहता है पैसे नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं। बात वहीं खत्म। और अमीर सोच वाला क्या करता है? अमीर सोच वाला व्यक्ति उस बाइक को देखकर तुरंत योजना बनाने लगता है। उसका दिमाग ये नहीं सोचता कि खर्च कैसे रोकूं, बल्कि वो ये सोचता है कि ऐसे कौन से नए तरीके अपनाए जाएं या कौन सा नया काम किया जाए जिससे इतनी अतिरिक्त कमाई हो सके कि वो बाइक खुद ब खुद खरीदी जा सके। अरे वाह! सबसे बड़ा सबक जो यहाँ से निकलता है वो ये है कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए पसीना नहीं बहाते, बल्कि वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। और जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, जब सही सवाल नहीं पूछे जाते, तो एक ऐसी दौड़ शुरू होती है जिसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल। यहीं से उस मशहूर रैट रेस या चूहा दौड़ का जन्म होता है। स्रोत सामग्री में इस रैट रेस को जिस तरह से समझाया गया है, वो सच में आंखें खोलने वाला है। रैट रेस एक ऐसा चक्र है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये कुछ इस तरह काम करता है। पहले स्कूल जाओ, फिर कॉलेज की महंगी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, और फिर बस हर महीने की पहली तारीख को सैलरी का इंतजार करो। एकदम सही। और जैसी सैलरी आती है उससे घर के बिल चुकाओ,
कार का लोन दो, क्रेडिट कार्ड का बिल भरो और घर की भारी भरकम ईएमआई चुकाओ। बाप रे। इस पूरी प्रक्रिया में होता यह है कि पैसे आते हैं और तुरंत उड़ जाते हैं। इंसान उस चूहे की तरह एक ही पहिए पर गोल गोल दौड़ता रहता है, पूरी मेहनत करता है, लेकिन असल में वो आर्थिक रूप से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? स्रोत के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली को पुराना और अधूरा बताया गया है, क्योंकि वो सिर्फ नौकरी करना और किसी बॉस के लिए काम करना सिखाती है। हाँ, जो कि आज की सच्चाई भी है। स्कूल में बीजगणित और ज्यामिति तो पढ़ाई जाती है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी या पैसों का हिसाब किताब बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लगता है। क्या अजीब लगता है? क्या डिग्रियां और उच्च शिक्षा असल में किसी काम की नहीं है? क्योंकि रॉबर्ट के जो पुअर डैड थे, वो तो एक पीएचडी होल्डर थे। हाँ, वो तो थे। उन्होंने शिक्षा के सर्वोच्च स्तर को छुआ था। तो क्या पढ़ाई का असल दुनिया की आर्थिक सफलता से कोई लेना देना ही नहीं है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जवाब ये नहीं है कि डिग्रियां बुरी हैं या शिक्षा का कोई मोल नहीं है। समाज को अच्छे डॉक्टरों, इंजीनियरों और शिक्षकों की जरूरत है। बिल्कुल, वो तो है। लेकिन समस्या ये है कि पारंपरिक पढ़ाई सिर्फ एक कौशल यानी एक स्किल सिखाती है, आर्थिक साक्षरता नहीं। एक इंसान दुनिया का सबसे बेहतरीन हार्ट सर्जन हो सकता है, लेकिन अगर उसे ये नहीं पता कि अपनी करोड़ों की कमाई को मैनेज कैसे करना है, तो वो आर्थिक रूप से हमेशा खतरे में रहेगा। पैसे संभालना भी तो एक अलग कला है। और नौकरी करने में एक सबसे बड़ी छुपी हुई अड़चन है टैक्स। हाँ, स्रोत में टैक्स वाले हिस्से पर काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल। नौकरी पेशा व्यक्ति की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता है। वो पहले सरकार के लिए काम करता है, फिर ईएमआई के रूप में बैंक के लिए काम करता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है उससे बेचारा अपना घर चलाता है। बल्कि अपनी कंपनी बनाना या अपना खुद का कोई ऐसा बिजनेस खड़ा करना जरूरी है जहां टैक्स के नियम अलग तरीके से काम करते हो और पैसा असल में इंसान के लिए काम करता है। और इसी रैट रेस से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका ये गहराई से समझना है कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है। यहीं पे हम इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और गेम चेंजिंग हिस्से पर आते हैं, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। स्रोत सामग्री में इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। ये पूरी फाइनेंशियल दुनिया का सबसे बुनियादी नियम है। अगर इसे समझना हो तो एसेट्स वो चीजें हैं जो सोते समय भी किसी की जेब में पैसे डालती हैं, और लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो जेब से लगातार पैसे निकालती रहती हैं। बिल्कुल, परिभाषा आसान है, लेकिन लोग अक्सर इन दोनों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसे समझने के लिए स्मार्टफोन का जो उदाहरण स्रोत में दिया गया है वो कमाल का है। हाँ, वो बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। आज के समय में हर किसी के हाथ में एक महंगा स्मार्टफोन है। अगर हर महीने उस फोन को सिर्फ मनोरंजन के लिए, फिल्में देखने के लिए रिचार्ज किया जा रहा है और समाज में दिखावे के लिए हर साल उसका नया ज्यादा महंगा मॉडल खरीदा जा रहा है, तो वो एक लायबिलिटी है। उससे लगातार पैसे पानी की तरह बाहर बह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी फोन का इस्तेमाल एक यूट्यूब चैनल बनाने, कोई ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्ड करने या कोई ऐसा काम करने के लिए किया जाए जिससे विज्ञापनों के जरिए कमाई हो सके, तो अचानक वही फोन एक एसेट बन जाता है। एकदम सही। और इसी तरह घर का भी उदाहरण है। घर का उदाहरण? हाँ, अगर कोई घर रेंट पर दिया गया है और उससे हर महीने किराया आ रहा है, तो वो एक पक्का एसेट है। लेकिन अगर इंसान खुद उसमें रह रहा है और हर महीने सिर्फ उसकी ईएमआई भर रहा है, जेब से पैसे जा रहे हैं, तो वो असल में एक लायबिलिटी है। क्या बात कर रहे हैं? तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि हर वो चमकती हुई चीज, हर वो महंगी गाड़ी, बड़ा टीवी या ब्रांडेड कपड़े जो अक्सर शान शौकत के लिए खरीदे जाते हैं, वो असल में इंसान को अंदर ही अंदर और ज्यादा गरीब बना रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका कड़वा सच यही है कि हाँ, रिच डैड का सबसे बड़ा नियम यही है, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। ये तो बहुत लोगों को बुरा लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि मध्यवर्गीय सोच अक्सर लायबिलिटीज को ही एसेट्स मान बैठती है। लोग एक चमचमाती हुई महंगी कार फाइनेंस कराते हैं और उसे अपनी संपत्ति बताते हैं। हाँ, स्टेटस सिंबल। जबकि अर्थशास्त्र कहता है कि कार शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी कीमत का एक बड़ा हिस्सा खो देती है और उसके बाद हर महीने उस पर मेंटेनेंस और पेट्रोल का खर्च जेब से जाता है। ये अमीरी का सिर्फ एक भ्रम है। लोगों को यह ईमानदारी से गिनना चाहिए कि वर्तमान में उनके पास असल में कितने ऐसे एसेट्स हैं जो हर महीने बिना उनके काम किए उन्हें पैसा कमा कर दे रहे हैं। ये एक ऐसा सच है जो सचमुच चुभ सकता है, क्योंकि हम सब दिखावे वाली दुनिया में रहते हैं।
लेकिन अब जब हमने एसेट्स और लायबिलिटीज के इस गहरे फर्क को समझ लिया है, तो सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, एक्शन लेना होगा। हाँ, इस थ्योरी को रोजमर्रा की आदतों और एक ठोस एक्शन प्लान में बदलना भी उतना ही जरूरी है। स्रोत सामग्री में उन आदतों का जिक्र किया गया है जो अमीर लोग अपनाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि असल जिंदगी में इसे कैसे लागू किया जाए। बिल्कुल। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सीए बन जाए, बल्कि इसका मतलब है अपनी इनकम, खर्च और अपने एसेट्स, लायबिलिटीज को हर दिन बारीकी से ट्रैक करना, हिसाब रखना यानी। हाँ, जब तक ये नहीं पता होगा कि पैसा जा कहाँ रहा है, तब तक उसे रोका नहीं जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है निवेश करना, और यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू काम आता है। स्रोत में इस कंपाउंडिंग पर बहुत जोर दिया गया है। अक्सर लोगों को लगता है कि निवेश करने के लिए पहले से ही लाखों रुपए होने चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा मिथक है। बिल्कुल। यहाँ बताया गया है कि अगर कोई सिर्फ 1000 रुपए से भी म्यूचुअल फंड या अच्छे स्टॉक्स में शुरुआत करता है, तो बात तुरंत अमीर बनने की नहीं है, बात है लगातार निवेश करने की, कंसिस्टेंसी। हाँ, अगर इसे 10 या 20 सालों तक छोड़ दिया जाए, तो ब्याज पर मिलने वाले ब्याज से वो छोटी सी रकम एक विशाल पहाड़ बन सकती है। ये ठीक वैसा है जैसे पहाड़ से एक छोटी सी बर्फ की गेंद लुढ़काई जाए और नीचे आते आते वो एक विशाल हिमस्खलन बन जाए। एकदम सही एनालॉजी है। अमीर लोग यही करते हैं, वे समय को अपना दोस्त बनाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही व्यावहारिक आदत स्रोत में बताई गई है, सिर्फ एक नौकरी के भरोसे मत बैठो, कुछ और भी करना चाहिए। बिल्कुल। अपने फुल टाइम काम के साथ अपनी खुद की कंपनी या कोई साइड हसल शुरू करने पर काम करना चाहिए। अमीर लोग टैक्स के कानूनों को भी बहुत गहराई से समझते हैं, मतलब वो टैक्स बचाते हैं। हाँ, लेकिन वे कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, बल्कि वे सिस्टम को समझते हैं और कानूनी तरीके से अपने बिजनेस के खर्चों पर टैक्स बचाते हैं, जबकि एक आम नौकरी पेशा इंसान अपनी पूरी सैलरी पर टैक्स कटवाता है। और इन सब चीजों को लागू करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट एक्शन प्लान भी है, 50-30-20 का बजट नियम। ये बहुत काम का नियम है। हाँ, ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे निभाना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि अपनी कुल कमाई का सिर्फ 50% हिस्सा अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और राशन पर खर्च करना। फिर 30% हिस्सा सख्ती से एसेट्स बनाने में यानी निवेश में लगाना, और बाकी का बचा हुआ 20% अपने मनोरंजन या फन के लिए रखना। 20% फन के लिए इसलिए क्योंकि अगर इंसान जीवन का मजा नहीं लेगा तो उसका दिमाग बहुत जल्दी थक जाएगा। सही कहा। इसके साथ ही फ्रीलांसिंग या कोई ऑनलाइन काम शुरू करना, और सबसे जरूरी सेलिंग यानी बेचना सीखना। बिल्कुल, स्रोत स्पष्ट कहता है कि दुनिया में बेचना सबसे जरूरी स्किल है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या अपने खुद के आइडियाज। लेकिन यहाँ मुझे एक बात पे थोड़ा संदेह होता है। हर कोई सफल होने की बात करता है, लेकिन स्रोत में रॉबर्ट कियोसाकी की जो कहानी दी गई है, उसमें ये भी खुलकर बताया गया है कि उनका पहला बिजनेस पूरी तरह से फेल हो गया था। हाँ, नायलॉन वॉलेट वाला बिजनेस। उनका वो नायलॉन वॉलेट का बिजनेस डूब गया था। तो क्या ये आर्थिक स्वतंत्रता का सफर एकदम सीधा है? मतलब क्या ये बिना गिरे, बिना कोई नुकसान उठाए या बिना फेल हुए पूरा हो सकता है? क्या असफलता भी इस पूरी प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है? ये एक बहुत ही शानदार और जरूरी बिंदु है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें ये सिखाती है कि परीक्षा में 33% से कम नंबर आए तो आप फेल हैं, और फेल होना दुनिया की सबसे बुरी बात है। हाँ, फेल होने पर तो घर पे डांट पड़ती है। लेकिन निवेश और बिजनेस की असली दुनिया में फेलियर कोई अंत नहीं है, ये एक फीडबैक है। एक फीडबैक? हाँ, और रॉबर्ट का पहला बिजनेस फेल हुआ, लेकिन उस असफलता ने उन्हें जो सिखाया वो किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं सिखा सकती थी। स्रोत में छात्रों के बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि? जैसे किसी छात्र ने सिर्फ 500 रुपए लगाकर इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग शुरू की। उसे पहले कई क्लाइंट्स ने मना कर दिया, वो फेल हुआ। या किसी ने 5000 रुपए लगाकर एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स बेचा, शुरुआत में किसी ने नहीं खरीदा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों से सीखा और बाद में उसी काम से लाखों कमाए। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, कोई बिजनेस फेल भी हो सकता है, लेकिन अमीर माइंडसेट वाला इंसान फेलियर से डरकर रुकता नहीं है, वो सीखता है और आगे बढ़ता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो इसका सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि कोई भी व्यक्ति रातों रात अमीर नहीं बनता। बिल्कुल नहीं। लॉटरी लगने
या कोई रातों रात चमत्कार होने की उम्मीद करना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इस रैट रेस से निकलने का असली रहस्य है अपने पैसे का सबसे सख्त चौकीदार या हिसाब रखने वाला बनना। एकदम सही। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसकी जेब से निकलने वाली हर एक पाई आखिर जा कहाँ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर महीने अपनी कमाई का एक तय हिस्सा, चाहे वो 10% हो या 30%, अनिवार्य रूप से एसेट्स बनाने में डालना ही होगा। डालना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि जैसा हमने समझा, कंपाउंडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये समय और अनुशासन के साथ काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। बिल्कुल। और इस पूरी विचारधारा को स्रोत के सबसे प्रभावशाली संदेश के जरिए बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। आज अमीर मत बनो, आज ही अमीर बनना शुरू करो। अरे वाह, एक बहुत गहरा संदेश है। ये साफ बताता है कि अमीरी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां कोई एक दिन अचानक पहुंच जाएगा, बल्कि ये आज अभी लिए गए छोटे छोटे वित्तीय फैसलों की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आज खरीदा गया एक सही एसेट कल की आर्थिक आजादी की नींव है। आज ही अमीर बनना शुरू करो। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिसे हर इंसान को अपने साथ रखना चाहिए। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत की बातों से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। वो क्या? अगर ये सच है कि पैसा हमारे लिए काम कर सकता है, और अगर हमारे बनाए हुए एसेट्स सच में बिना हमारी मेहनत के लगातार हमारे लिए कमाई कर सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सही निवेश और फाइनेंशियल लिटरेसी से बनाए गए ये एसेट्स एक दिन इंसान की पूरी जिंदगी का समय भी खरीद लें? समय खरीद लें? हाँ, ताकि भविष्य में किसी को भी अपनी मर्जी के खिलाफ एक भी दिन काम ना करना पड़े। सोचिए, जिन दो पिताओं की बात हमने बिल्कुल शुरुआत में की थी, उनमें सबसे बड़ा अंतर शायद सिर्फ बैंक बैलेंस का नहीं था, बल्कि इसी समय की आजादी का था। सच में ये सोचने वाली बात है। गरीब पिता जीवन भर पैसों के लिए समय बेचता रहा, और अमीर पिता ने पैसों से अपना पूरा समय खरीद लिया। क्या आर्थिक स्वतंत्रता का असली मतलब दुनिया की महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि जीवन का पूरा समय अपने नियंत्रण में लेना है? इसी गहरे और विचारणीय सवाल के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।